हाँ जी, तो आईपीसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो जो है, एक चैप्टर 1 पे इंट्रोडक्शन और चैप्टर 2 जो है जनरल एक्सप्लेनेशंस, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज थर्ड स्टार्ट करना है जिसका नाम है ऑफ पनिशमेंट, जो कि सेक्शन 53 से 75 तक है। ठीक है, ये पनिशमेंट के ऊपर, बेसिकली पनिशमेंट के ऊपर है कि पनिशमेंट जो है किसी भी ऑफेंडर को किस टाइप का मिलेगा। तो 53 सेक्शन से स्टार्ट करते हैं जो कि है पनिशमेंट्स। तो इसमें पनिशमेंट की कैटेगरी बताई गई है कि कितने टाइप के पनिशमेंट है। बेसिकली 4 पनिशमेंट इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड आर। सो इस कोड के अकॉर्डिंग जो ऑफेंडर है उनको 4 कैटेगरी के पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। सबसे पहला है डेथ, तो उनको मृत्यु की सज़ा मिल जाएगी, दे दी जा सकती है। अदरवाइज सेकंड जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, मतलब आजीवन कारावास, मतलब जितना उसका जीवन है वो पूरा जीवन उसका जेल में ही, जेल के अंदर बीतेगा। तीसरा जो है इम्प्रिजनमेंट विच इज़ ऑफ 2 डिस्क्रिप्शन, नेमली रिगरस दैट इज़ विद हार्ड लेबर, सेकंड सिंपल। तो थर्ड टाइप की जो कैटेगरी हो गई कि जेल होगा। ठीक है, किसी भी ऑफेंडर को अगर जेल होता है, किसी भी दोषी को अगर जेल में भेजा जाता है, तो चाहे उसको रिग्रेस पनिशमेंट दिया जा सकता है। रिग्रेस पनिशमेंट होता है जिसमें जब तक वो जेल में है उसको उससे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाएगा, हार्ड लेबर उससे करवाया जाएगा, मजदूरी करवाई जाएगी। दूसरा है सिंपल कि कुछ नहीं, उसको जेल में जाना है, जेल में अपना जाएगा, बैठेगा, कुछ नहीं, है ना, तो वो उसका सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो गया। और रिग्रेस हो गया जहाँ पे वो हार्ड लेबर, मजदूरी करता है, कठिन परिश्रम उससे करवाया जाता है। तो अभी तक 3 कैटेगरी हमने पढ़ लिए। एक है डेथ, उसके बाद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। तीसरा है इम्प्रिजनमेंट जिसमें जेल भेजते हैं, और जेल में वो 2 टाइप से रह सकता है, विद रिग्रेस पनिशमेंट, ठीक है, हार्ड लेबर के साथ, मतलब उससे मजदूरी करवाई जाएगी। दूसरा सिंपल की उससे नहीं करवाई जाएगी। चौथा जो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ है, मूवेबल है, इमूवेबल है, जो भी है, तो उसको सीज़ कर लिया जाएगा। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसको कोर्ट अपने अंडर कर लेगी। और अगला है फाइन, केवल उसको एक अमाउंट बताया जाएगा कि इतना अमाउंट आप कोर्ट में पे कर दो, ये जुर्माना है, आपने जो गलती की है उसकी ये भरपाई है, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ये कोर्ट को आप दे दो और फ्री हो जाओ। तो टोटल कितने टाइप के हो गए, मैं 4 बता रहा था, बट इसमें डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड 5, टोटल 6 टाइप के बताए गए हैं। सेक्शन 53A कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन, सेक्शन 53A में ट्रांसपोर्टेशन वर्ड दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड बेसिकली 1955, आई थिंक 1955 से पहले यूज़ हुआ करता था, उससे भी पहले ये सब ब्रिटिशर्स के टाइम का है। जब क्या होता था, उनकी मेंटेलिटी ऐसी हुआ करती थी कि वो मानते थे कि जब भी कोई दोषी है किसी देश के अंदर, कोई व्यक्ति है जो जुर्म करता है, तो उसको एक काम किया जाए, उसको अपने देश से निष्कासित करके कहीं और भेज दिया जाए, किसी और जगह भेज दिया जाए। तो जब इस देश में दोषी नहीं रहेंगे तो अपराध होगा ही नहीं, ना अपराधी रहेंगे और ना अपराध होगा, इसलिए उनको अपने देश से बाहर भेज दिया जाए, तो उसको बोलते थे, उसके टर्म यूज़ होता था ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्टेशन वर्ड अभी तक यूज़ होता आ रहा था, अब उसकी जगह कौन सा वर्ड यूज़ होगा वो इसमें दिया गया है, इसके सब सेक्शन 1 में। जो सेक्शन 53A है उसके सब सेक्शन 1 में, उसको रीड करते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3, any reference to transportation for life in any other law for the time being in force or in any instrument or order having effect by virtue of any such law or of any enactment repealed shall be construed as reference to imprisonment for life। तो जहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ यूज़ किया गया है, जोन से भी कोड में यूज़ किया गया है,
और अभी तक चलता आ रहा है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा वर्ड से जो कि है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब अब जो पहले किसी व्यक्ति को बाहर भेज दिया करते थे, किसी अपराधी को, अब नहीं भेजेंगे, अब उसको आजीवन कारावास दे दिया जाएगा इसी देश में। ठीक है, तो जब ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ मतलब उस समय जब जीवन भर के लिए देश से निकाल दिया करते थे, तो वो नहीं करके जीवन भर आजीवन कारावास इसी देश में मिल जाएगा। सेकेंड सेक्शन कहता है इन एवरी केस इन विच अ सेंटेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म हैज़ बीन पास्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट द ऑफेंडर शैल बी डील्ड विद इन द सेम मैनर एज इफ सेंटेंस टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर द सेम टर्म। सेकेंड सबसेक्शन ये कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर को अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 में आया था, उससे पहले अगर किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ मिला गया है तो उसकी जगह वो कन्वर्ट होके रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट उसको मिल जाएगा सेम ड्यूरेशन के लिए। जितने ड्यूरेशन के लिए उसको बाहर भेजा जा रहा था, उसी ड्यूरेशन के लिए उसको भारत में ही रह के उससे कठिन मजदूरी करवाई जाएगी जेल में रख के। थर्ड सबसेक्शन कह रहा है एनी रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म और टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनी शॉर्टर टर्म इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ओमिटेड। कहीं पर भी अगर ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज़ हो रहा हो किसी टर्म के, किसी ड्यूरेशन के लिए, कि इतने ड्यूरेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा या फिर छोटे ड्यूरेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, तो उसको तो अब ख़त्म कर दिया जाता है। अब ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो ओमिट कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है ना। तो अब से ट्रांसपोर्टेशन की पनिशमेंट जो है वो नहीं मिलेगी, चाहे कम समय के लिए हो या जो भी पर्टिकुलर समय के लिए कहीं पे दी गई हो। सब सेक्शन 4 कहता है एनी रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल इफ द एक्सप्रेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ बी कंस्ट्रूएड एज रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो कहीं पर भी अभी कोई वर्तमान में कोई लॉ है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का, कि जीवन भर के लिए उसको देश से बाहर भेज दिया जाएगा, तो उस वर्ड को रिप्लेस करके नया वर्ड ऐड होगा जिसको हम कहेंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। आजीवन कारावास की जो सज़ा है वो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की जगह आ जाएगा। सेकंड ये कहता है कि इफ़ द एक्सप्रेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनी शॉर्टर टर्म, अगर कोई छोटे टर्म के लिए दिया गया है, किसी मतलब पार्टिकुलर कम समय के लिए किसी को ट्रांसपोर्टेशन की सज़ा दी गई है, तो वो चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी। डीम टू हैव बीन ओमिटेड, मान लिया जाएगा कि वो ख़त्म हो गया। सेक्शन 54 है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। तो कम्यूटेशन का मतलब होता है अ चेंज ऑफ लीगल पेनल्टी या पनिशमेंट इनटू ए लेसर वन। कम्यूटेशन मतलब बेसिकली होता है कि किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दी गई है उसको घटा के कम कर देना, तो वो कम्यूटेशन हो गया। तो सेक्शन 54 बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। तो जहाँ पे किसी व्यक्ति को मृत्यु की सज़ा दे दी गई है तो उसको कम करने का प्रावधान ये हमें सेक्शन 54 देता है। इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for any other punishment provided by this code। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो appropriate गवर्नमेंट है, जो सक्षम गवर्नमेंट है, वो ऑफेंडर अपराधी के सलाह के बगैर जो मृत्यु की सज़ा उसको मिली है उसको कम कर सकते हैं। किसी भी कम करके कोई से भी ऐसे पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो आईपीसी के बुक में, आईपीसी के एक्ट में दी गई हो। ठीक है, तो सेंटेंस ऑफ डेथ भी कम किया जा सकता है, बट कौन कम कर सकता है? जो सक्षम सरकार हो। सक्षम सरकार कौन है उसकी डेफिनेशन हम 55A में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 54 ये कहता है कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ की मतलब जो मृत्यु की सज़ा है उसको कम कर दी जा सकती है। कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा, बिना सलाह के कर सकता है, अपराधी के बिना सलाह के, और किसी भी ऐसे पनिशमेंट में जो आईपीसी में दी गई हो। सेक्शन 55 कहता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिस केस में
इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब आजीवन कारावास किसी व्यक्ति को दी गई है तो उसको कम करने का प्रावधान भी 55 बताता है। In every case in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 year। तो अब ये 55 सेक्शन क्या कह रहा है कि जिसको इम्प्रिजनमेंट मिली है जीवन भर के लिए, जिसको जेल में रखने का विचार किया गया है, उसकी सज़ा भी कम कर दी जा सकती है। कौन करेगा? सक्षम गवर्नमेंट ही, सक्षम सरकार करेगी, बिना उस अपराधी के पूछे बगैर कर देगी चाहे तो, और ऐसे पनिशमेंट में कन्वर्ट करेगी जिसकी जो सज़ा है वो 14 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब 14 वर्ष के अंदर अंदर ही उसको रखा जाएगा, उसको पनिशमेंट दे दिया जाएगा। किसके बदले? आजीवन कारावास के बदले। अब क्या होगा? उसकी सज़ा कम करके 14 वर्ष या उससे कम तक की कर दी जाएगी। सेक्शन 55A अब ये बताता है डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है क्या? सेक्शन 54 में यूज़ हो गया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम कर देगा। सेक्शन 55 में कह रहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम कर देगा। तो सेक्शन 55A वही कह रहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है। In section 54 and 55, the expression appropriate government means A. In cases where the sentence is a sentence of death or is for an offence against any law relating to matter to which the executive power of the union extend the central government. In case where the sentence, whether of death or not, is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extend the government of the state within which the offender is sentenced। So 55A में कह रहे हैं कि जहाँ पर भी जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी यूनियन की होगी तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, और जहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की होगी तो वहाँ पे स्टेट कर सकती है। तो दो टाइप के गवर्नमेंट हो गए, एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हो गया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। यही दोनों सज़ा कम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई सज़ा कम नहीं कर सकता है। ये इसकी डेफिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मिसयूज़ भी हो सकता था। सपोज कोई एमएलए है और उसका कोई रिलेटिव जेल में चला जाता है तो उसको छुड़ा लेगा इजीली ये बोल के कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में मैं भी आता हूँ, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पनिशमेंट कम करवा सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दो ही गवर्नमेंट को पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, अगर उनका जुरिस्डिक्शन है तो। सेक्शन 56 कहता है सेंटेंस ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन टू पीनल सर्विट्यूड प्रोविजोज एज टू सेंटेंस फॉर टर्म एक्सीडिंग 10 years बट नॉट फॉर लाइफ। सेक्शन 56 कहता है, ये जो सेक्शन 56 है ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स के लिए था कि अगर कोई अपराधी है जो यूरोपियन या अमेरिकन है तो उसको 10 साल तक की सज़ा दी जाएगी, जीवन भर के लिए नहीं दी जाएगी। 10 साल के सेंटेंस फॉर टर्म एक्सीडिंग 10 years, 10 साल का पनिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिल सकता है। बट ये हटा दिया गया, इसको ये रीज़न दिया गया कि क्योंकि ये रेसिज्म की तरफ ये रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये कर रहा है, ठीक है, तो इसको रिपील कर दिया गया। सेक्शन 57 कहता है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रीओकन एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 years। सो इसमें बहुत जगह यूज़ किया गया है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी का जीवन कितने साल के लिए जेल में बीत सकता है? मतलब कोई फिक्स ड्यूरेशन थोड़ी है। कोई हो सकता है कि 80 साल कोई 100 साल तक जिए और 30 साल की उम्र में वो जेल गया हो तो उसके लिए 70 साल का हो जाएगा। कोई 50 साल की उम्र में गया हो
और 70 साल में उसके लिए मृत्यु हो जाए तो 20 साल जेल में रहेगा। इस हिसाब से कोई फिक्स तो हुआ नहीं। तो ये कह रहा है सेक्शन, ये कह रहा है कि एक फिक्स ड्यूरेशन एक दे रहे हैं एज अ फ्रैक्शन, जिसको हम मान लेंगे कि वही आजीवन कारावास है, वही ड्यूरेशन जो है आजीवन कारावास की है, जिसमें 20 साल की सज़ा बताई गई है, 20 साल की जेल अवधि बताई गई है। उसी को इक्वल टू मानेंगे हम किसके, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो आजीवन कारावास को इक्वल माना जाएगा 20 साल के जेल को। 58 है ऑफेंडर्स सेंटेंस टू ट्रांसपोर्टेशन हाउ डील्ड विद अनटिल ट्रांसपोर्टेड। सेक्शन 58 कहता है कि जब तक जिस व्यक्ति को ट्रांसपोर्टेशन की पनिशमेंट मिली हो, जब तक वो नहीं चला जाता देश छोड़ के, तब तक उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। बट ये भी रीअपील्ड हो गया है, इसको भी आईपीसी से हटा दिया गया है। सेक्शन 59 कहता है ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 59 करता है जेल के बदले उस व्यक्ति को भारत से निष्कासित करने की बात करता है। तो ये भी हटा दिया गया है, इसको भी रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 60 कहता है सेंटेंस मे बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। सेक्शन 60 बात करता है, पहले इसको मैं पूरा रीड कर देता हूँ। इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple। So इसमें बेसिकली बात कर रहे हैं 60 जो सेक्शन है वो बात कर रहा है कि जो पनिशमेंट है वो 3 टाइप में उसको डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो कम्प्लीटली रिग्रेस हो जाएगा, किसी व्यक्ति कोई अपराधी है तो उसको जेल भेजा जाएगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के साथ, जिसमें उसको जब तक वो जेल में है तब तक उससे कठोर श्रम करवाया जाएगा, उससे खूब मेहनत परिश्रम करवाया जाएगा जेल के अंदर ही, ठीक है। दूसरे टाइप का हो जाएगा कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट, कि हाँ वो जेल में गया, उसको कुछ नहीं करना है, मतलब नॉर्मल हल्का फुल्का काम करना होगा, ज़्यादा भारी नहीं, और बस वो ऐसी जेल में अपनी सज़ा काटेगा। तीसरा होगा कि आधा तो उसको कुछ टर्म के लिए उसको रिग्रेस दे दिया जाए और बाकी बचे हुए टर्म के लिए उसका जो पनिशमेंट है उसको सिंपल कर दिया जाए। सपोज़ 3 साल की उसको सज़ा दी गई है तो उसका 1 साल उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो जाए और बाकी 2 साल उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो जाए। तो ऐसे में वो 1 साल जेल के अंदर जाके खूब उससे काम करवाया जाएगा, वो खूब काम करेगा और बाकी फिर 2 साल उसको काम नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 61 कहता है सेंटेंस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। 61 बात करता है प्रॉपर्टी की जब्ती की बात करता है 61, बट ये भी रीअपील्ड हो गया है, ये भी आईपीसी से हटा दिया गया है। सेक्शन 62 बात करता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर्स पनिशेबल विद डेथ, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 62 बात करता है कि जो व्यक्ति को ट्रांसपोर्टेशन की सज़ा मिली है या फिर मृत्यु की सज़ा मिली है, डेथ की सज़ा मिली है या फिर कारावास की सज़ा, जेल की सज़ा मिली है। अब जेल में कोई सी भी सज़ा हो सकती है, इसमें रिग्रेस सिंपल कुछ नहीं लिखा, ये कोई टर्म में नहीं लिखा। तो इम्प्रिजनमेंट में जेल में जो व्यक्ति जाता है वो सारे ही कवर हो जाते हैं इस सेक्शन में, बट इस सेक्शन को भी रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। सेक्शन 63 कहता है अमाउंट ऑफ फाइन, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive। सेक्शन 63 बात करता है कि जहाँ पर इस कोड में जहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि कितना फ़ाइन देना पड़ेगा उस व्यक्ति को, उस अपराधी को, तो वहाँ पर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपनी बुद्धि से कितने भी अमाउंट का फ़ाइन उस पर इम्प्लाई कर सकता है, उस पर लगा सकता है। बट शर्त ये है कि वो हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 ट्रिलियन बोल दिया, 2 बिलियन बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी इनकम नहीं है और उसकी हालत भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम पॉसिबल ही ना हो।
तो कोर्ट को ये तो पावर दी गई है कि जहाँ पे फ़ाइन नहीं बताया गया है वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फ़ाइन लगा सकें, जो कि अनलिमिटेड बताया गया है, बट वो सेल नॉट बी एक्सेसिव, हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 64 कहता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। सेक्शन 64 बात करता है कि क्या हो अगर भी किसी व्यक्ति पे फाइन लगा, ठीक है, किसी व्यक्ति को जुर्माना देना हो बट वो जुर्माना नहीं देता, वो जुर्माना देने के लिए राज़ी नहीं होता, तो ऐसे में क्या होगा। In every case of an offence punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment, and in every case of an offence punishable with imprisonment or fine, or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the court which sentenced such offender to direct by the sentence that in default of payment of fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence. सेक्शन 64 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जब उसको जेल की सज़ा भी मिली हो और उसको फ़ाइन की सज़ा भी मिली हो, तो ऐसे में अगर वो फ़ाइन नहीं देता है तो जेल की सज़ा तो वो जितनी जेल की सज़ा उसको मिली है उतने टाइम तो वो जेल में रहेगा ही रहेगा, प्लस जो फ़ाइन वो नहीं दे रहा है उस फ़ाइन को भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा जेल की अवधि में, और उतना एक्स्ट्रा टाइम उसको फिर से जेल में रहना पड़ेगा। सपोज़ किसी व्यक्ति को 3 साल के लिए जेल की सज़ा होती है, प्लस में उसको 1000 का फ़ाइन लगता है और वो फ़ाइन देने से मना करता है, तो 3 महीने तो वो 3 महीने बोला होगा, तो 3 महीने तो वो जेल में रहेगा ही रहेगा जो उसको मिला है, प्लस में 1 महीना उसको फ़ाइन के बदले और रहना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा उसको। तो फ़ाइन नहीं देगा तो फ़ाइन का भी जो टर्म है, जो ड्यूरेशन है, जो अमाउंट है उसके हिसाब से वो कन्वर्ट होके इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं मिली है, केवल फ़ाइन उस पर लगा है और फ़ाइन वो नहीं पे करता है, तो उस फ़ाइन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इम्प्रिजनमेंट के लिए, इम्प्रिजनमेंट में, जेल की अवधि में, और उतने टाइम तक उसको जेल में रखा जाएगा। सेक्शन 65 कहता है लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine. So सेक्शन 55 कह रहा है कि कितने फाइन के बदले कितना पनिशमेंट, कितने टाइम के लिए उसको जेल में रख सकते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि सपोज़ वो फ़ाइन ना मिलके उसको इम्प्रिजनमेंट मिलती, वो फ़ाइन ना लग के उसको जेल लगती उस क्राइम के लिए। सपोज़ थेफ्ट है और थेफ्ट के लिए उस पर जुर्माना लगा है और वो जुर्माना देने से मना कर देता है, तो ऐसे में थेफ्ट का जितना मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा जेल में रखने का किसी अपराधी को, उसका 1/4 हो जाएगा। सपोज़ 2 साल है, अगर 2 साल है तो 1/4 उसका हो जाएगा 6 महीना हो जाएगा, तो 6 महीने तक उसको फाइन के बदले जेल में रखा जाएगा। अगर ये तभी एप्लीकेबल है जब उस फाइन के बदले कोई पनिशमेंट कोई जेल का पनिशमेंट अवेलेबल हो तब। अगर नहीं है, सपोज़ केवल फाइन का प्रोसीजर है, केवल फाइन का उस व्यक्ति को केवल फ़ाइन देने के लिए बोला गया है और उस क्राइम का कोई पनिशमेंट मेंशन नहीं है, तो उसके लिए आगे सेक्शन 67 बताएगा। तो सेक्शन 66 उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन।
The imprisonment which the court imposes in default of payment of fine may be in of any description to which the offender might have been sentenced for the offence. Description of imprisonment for non-payment of fine. The imprisonment which the court imposes in default of payment of a fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence. सो सेक्शन 66 वही बात कह रहा है कि अगर वो पैसा नहीं देता है तो उतनी अवधि के लिए उसको जेल में रख दिया जाएगा जितनी अवधि के लिए उसको कारावास उस अपराध के लिए होता है ना। कितने और कितना मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 1/4 पनिशमेंट दे सकते हैं। वो तो 65 कह रहा है, 65 कह रहा है और 66 कह रहा है कि फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर द ऑफेंस। मतलब जितने भी ड्यूरेशन के लिए वो जो सेंटेंस उसको मिलता, जो पनिशमेंट उसको मिलता, उतने टर्म के लिए, उतने ही टर्म के लिए अगर वो फाइन नहीं देता तो। सेक्शन 67 डिस्कस करते हैं। इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। सेक्शन 67 बात करता है कि ऐसे में क्या होगा जब जेल का प्रावधान उस अपराध के लिए ना दिया गया हो, केवल फाइन का प्रावधान दिया गया हो। तो ऐसे में क्या करेंगे? सपोज़ कोई ऐसा क्राइम है जिसमें जेल नहीं होता है बट फाइन देना होता है, तो ऐसे में अगर वो फाइन नहीं देता है तो ऐसे में क्या करेंगे? तो इसमें ये कहता है कि इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली, कि जब जो ऑफेंस है केवल फाइन के लिए है, ऐसे में द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, तो ऐसे में जो कोर्ट है फाइन के बदले जो जेल की अवधि उस व्यक्ति को प्रदान करेगी वो तो सबसे पहला सिंपल होना चाहिए। एंड उसके अलावा द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन shall not exceed the following scale, that is to say for any term not exceeding 2 months when the amount of the fine shall not exceed 50 rupees। सो सपोज 50 रुपये का फ़ाइन उस पर लगा है, तो ऐसे में अगर वो 50 रुपये नहीं देता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की जेल हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है, मतलब उससे कम भी दे सकते हैं, बट मैक्सिमम उसको 2 महीने की जेल मिल सकती है। और वो सिंपल होगी, सिंपल इन नेचर होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। अगर अमाउंट जो है वो 50 से 100 रुपये के बीच में है तो and for any term not exceeding 4 months when the amount shall not exceed 100। सो अगर वो 50 से 100 रुपये के बीच में है तो ऐसे में उसको 4 महीने की जेल मिल सकती है। 4 महीने, मैक्सिमम 4 महीने की जेल उसको मिल सकती है। और अमाउंट जो है 100 रुपये से ज़्यादा है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने होगी, इससे ज़्यादा नहीं। 100 रुपये से कितना भी बड़ा अमाउंट हो उसको 6 महीने से ज़्यादा जेल नहीं दे सकते हैं। और जो जेल मिलेगा, जो जेल उसको प्रोवाइड किया जाएगा उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट उसको दिया जाएगा। सेक्शन 68 कहता है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। सेक्शन 68 कहता है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। एंड सपोज़ अब क्या होगा कि अगर वो जेल में है और ठीक है, अब उसका विचार करता है, अब उसका मन करता है कि नहीं, पेमेंट मैं फ़ाइन पे कर देता हूँ, मुझे नहीं रहना जेल में, मैं पे कर देता हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। तो ऐसे में क्या होगा कि जब वो फ़ाइन पे कर देगा तो उसकी जो जेल की अवधि है वो समाप्त कर दी जाएगी। द imprisonment which is imposed in default of fine shall terminate whenever fine is either paid or levied by process of law। तो या तो वो व्यक्ति फ़ाइन पे कर दे
तब उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी, जेल अवधि उसकी समाप्त हो जाएगी, या तो कोर्ट खुद से ही वो अमाउंट जो है उसको पे करना है फ़ाइन वो हटा ले, तब भी उसकी जो जेल की अवधि है वो समाप्त हो जाएगी। 69 कहता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। प्रोपोर्शनल पार्ट मतलब कि कंप्लीट जो फ़ाइन उस पर टोटल फ़ाइन जो लगा है वो ना दे के कुछ हिस्सा उस फाइन का दे देता है। सपोज़ जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, उसके पास पैसा नहीं है और सीमित पैसा वो दे सकता है, तो ऐसे में क्या होगा? तो ये बात करता है इफ़ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सच अ proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज़ उस व्यक्ति को 100 रुपये एज अ फ़ाइन पे करना था, ठीक है। उस व्यक्ति ने, उस अपराधी ने मना कर दिया कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं पे करूँगा। अब 100 रुपये के बदले सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग उसको कितने महीने की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट मिलेगी? 4 महीने की, मैक्सिमम 4 महीने की, ठीक है। अब वो 1 महीने जेल में रहता है और अब सोचता है कि नहीं मेरे को फ़ाइन दे देना चाहिए, मैं जेल में नहीं रह सकता। तो 75 रुपये वो देगा और जेल से निकल जाएगा। जब 100 रुपये का फ़ाइन है और 4 महीने की उसकी जेल की अवधि उसको दी गई है 100 रुपये के फ़ाइन के बदले, तो 1 महीने का कितना अमाउंट बन जाता है? ऑटोमेटिकली 25 रुपये बन जाता है। 100 डिवाइडेड बाई 4, 4 महीने की पनिशमेंट मिली है उसको 100 रुपये के फ़ाइन के बदले, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 1 महीने का 25 रुपये उसका बनता है। तो जब वो 75 रुपये दे देता है 1 महीने जेल में रहने के बाद, तो वो निकल जाएगा। सपोज़ वो 2 महीने जेल में रहा है और अब उसका मन निकलने का कर रहा है और वो राज़ी हो गया है फ़ाइन देने के लिए, तो वो 50 रुपये देगा और फिर जेल से निकल जाएगा। सपोज़ 3 महीने रह गया है और 1 महीने उसे नहीं रहा जाता है, तो ऐसे में 25 रुपये वो देगा और निकल जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन हो जाएगा जो वो पे करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसका इम्प्रिजनमेंट जो है कम हो जाएगा। यही चीज़ इलस्ट्रेशन में भी समझाई गई है इसके। सेक्शन 70 कहता है फाइन लेविएबल within 6 years or during imprisonment, death not to discharge property from liability. Fine leviable within 6 years, वो फाइन जो 6 साल के अंदर लगाया गया हो, पनिशमेंट मिलने के 6 साल के अंदर लगाया गया हो, या अगर 6 साल से ज़्यादा की सज़ा उसको मिली है तो जब वो जेल में है तो उससे पहले कोई फ़ाइन लगा दिया गया हो, ऐसे में उसकी जो मृत्यु होती है उससे उसके अंडर जो प्रॉपर्टी थी जिसको कन्वर्ट करके फ़ाइन लिया जा सकता था वो समाप्त नहीं होगी। उसकी मृत्यु से भी वो स्टिल एप्लीकेबल रहेगी। सपोज़ मैं जेल में हूँ और मुझे फ़ाइन देना था 50 रुपया, तो ऐसे में अगर मैं मर जाता हूँ तो ये नहीं होगा कि मेरा जो फ़ाइन है वो मुझे अब नहीं देना पड़ेगा। वो 50 रुपये कहीं ना कहीं से कोर्ट जो है मेरे ही प्रॉपर्टी से अरेंज करवा लेगा। तो ये कह रहा है कि मेरी मृत्यु से वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो उसके बाद भी मेरी लायबिलिटी बनी रहेगी। 71 कहता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स एनी ऑफ विच पार्ट इज itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offenses unless it be so expressly provided. सेवेंटी वन जो है वो पनिशमेंट को किसी
अपराधी के लिए लिमिटेड करता है। सपोज एक व्यक्ति है, वो डंडे से दूसरे व्यक्ति पे अटैक करता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को डंडे से मारता है, तो वो कम से कम उसको 30 डंडे उसको मारता है। तो अगर देखा जाए तो केस जब सेकंड पर्सन है, जब वो केस लड़ेगा अपना, तो उसमें बोलेगा कि मुझे 30 डंडे में मुझे मारे हैं इसने, हर एक डंडे का पनिशमेंट इतना है, 1 साल का हर डंडे का पनिशमेंट, हार्ट में आप 1 साल मान लो, जो भी है हार्ट में जितना भी पनिशमेंट मिलेगा, और या ग्रीवियस हर्ट में जितना भी मिलेगा एक डंडे का, और इनको जोड़ दो और 30 साल बनते हैं, 30 साल इसको दे दो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो उसी के बारे में 71 कह रहा है कि जो पार्ट ऑफ एक्ट है, मतलब उसने 30 डंडे मारे हैं, तो उसको 30 में ना काउंट करके उसमें इंक्लूड उसको एक में काउंट करेंगे, उसको ग्रेवियस हार्ट या फिर जैसा भी सिचुएशन रहा होगा, जैसी भी स्थिति रही होगी, स्थिति बन जाएगी उस व्यक्ति की, उसको उसमें देखा जाएगा। अगर हल्का फुल्का चोट लगा है तो उसको हार्ट माना जाएगा, ज़्यादा लगा है ग्रीवियस हार्ट माना जाएगा, ठीक है। अगर अधमरा हो गया है अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से ये लिमिट करता है पनिशमेंट को कि जो पार्ट है मेड अप ऑफ पार्ट, द एक्ट विच इज़ मेड अप विद पार्ट, उसको इंक्लूड करके एक सिंगल एक्ट बनाएगा ये। Where anything is an offence falling within 2 or more separate definition of any law in force for the time being by which offence are defined or punished, or where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offence constitute when combined a different offence, the offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any of such offences. तो इसमें आगे ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसकी जो श्रेणी है, वो किसी जो कैटेगरी है वो 2-3 ऑफेंसेस में आ जाती है, तो ऐसे में कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन से किसको चूज़ करके किस में पनिशमेंट उसको कितने ड्यूरेशन के लिए देना है। इलस्ट्रेशन में वही स्टिक वाला समझाया गया है कि एक गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स, मतलब 50 बार उसको डंडे से मारता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 72 कहता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of those offences he is guilty, the offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided, if the same punishment is not provided for all. 72 कहता है कि जब कोर्ट को ये कन्फर्मेशन नहीं है कि जो व्यक्ति ने अपराध किया है वो किस पर्पज़ से किया है, वो पर्पज़ ए है या बी है, तो ऐसे में जोन से पर्पज़ की पनिशमेंट कम होगी वो उस ऑफेंडर को, उस अपराधी को मिलेगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक व्यक्ति है जो बी का जानकार है, पर्सन ए जो है वो पर्सन बी का जानकार है, उसको जानता है, पर्सन बी जो है ए पर ट्रस्ट करता है। ऐसे में एक दिन ए जो है वो कुछ फाइल और फाइल के अंदर कुछ अमाउंट है, वो बी के बिना कंसेंट के चोरी कर लेता है। तो ऐसे में बी को ए पे ट्रस्ट था, तो ऐसे में ये डिसीज़न नहीं बन पा रहा है कोर्ट के सामने कि जो ए है उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या फिर थेफ्ट किया है, या चोरी की है या फिर किसी का बी का ट्रस्ट तोड़ा है। तो ऐसे में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या थेफ्ट, इन दोनों में से जिसकी पनिशमेंट सबसे कम होगी वो ए को मिल जाएगी।
उस ऑफेंडर को मिल जाएगी। 73 कहता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसको एकांत कारावास भी कह सकते हैं। Whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that offender shall be kept in solitary confinement for any portion of the imprisonment to the which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the following scale, that is to say। so इसमें 73 सेक्शन में ये कह रहा है कि कोर्ट चाहे रिग्रेस पनिशमेंट भी दे सकता है और व्यक्ति को जो है अकेले बाकी सब कैदियों से दूर अकेले रख सकता है, बट ये ध्यान में रखा जाए कि उस व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा अकेले ना रखा जाए। इसके पीछे का कारण ये होता है कि किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो मानसिक रूप से बीमार पड़ जाता है, वो पागल हो सकता है। ऐसे में राइट टू लाइफ जो है उसका ब्रीच होगा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो ऑफेंडर्स हैं उनके भी राइट्स होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया कि 3 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा। अब ये जो 3 महीने हैं इसको भी पार्टली डिवाइड किया गया है, जैसे अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ। तो सपोज उसको उस व्यक्ति को उस अपराधी को 6 महीने की सज़ा मिली है, 6 महीने के अंदर की सज़ा मिली है, या तो 6 महीने की उससे कम की सज़ा मिली है, तो ऐसे में 1 महीने से ज़्यादा उसको एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता। अगर उसको 1 साल या उससे कम की सज़ा मिली है तो ऐसे में 2 महीने से ज़्यादा उसको एकांत कारावास की सज़ा नहीं दे सकते। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इफ़ द इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 मंथ। और उसको कितने भी टाइम के लिए जेल की सज़ा मिली हो, कितने भी टाइम के लिए, उसको 3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। उसको अकेले 3 महीने से ज़्यादा अकेले नहीं रखा जा सकता है। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। अगर 6 महीने या उससे कम का है तो 1 महीना वो एकांत कारावास रह सकता है, उसको मिल सकता है। अगर 1 साल से कम का है, 1 साल से और 6 महीने के बीच में है, तो उसको 2 महीने का एकांत कारावास मिल जाएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा है, कितना भी ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 74 कहता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। तो ये ध्यान में रखा जाए कि एक बार में 14 दिन से ज़्यादा उसको ना अकेला नहीं रखा जाए। जो ऊपर से 73 हमने डिस्कस किया है उसमें तो टोटल ड्यूरेशन है कि मतलब इतने टाइम के लिए, अब चाहे एक साथ मत रखो, थोड़ा थोड़ा करके रखो, उसको डिवाइड करके 14 दिन के लिए रखे, फिर गैप, फिर 14 दिन, फिर गैप, ऐसे करके। तो उसी की बात कर रहा है। सेल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम, मतलब 14 दिन से ज़्यादा एक बार में उसको अकेले मत रखो। विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड, और उतने टाइम के लिए ही फिर उसको दूसरे कैदियों के साथ रखो, कम से कम उतने टाइम के लिए उसको दूसरे कैदियों के साथ रखो। एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 months, द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी 1 month। और जब उसको पनिशमेंट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट मिली हो, ऐसे केस में जब उसको 1 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए जेल की सज़ा मिली हो, जब उसको 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए जेल की सज़ा मिली हो, ऐसे में उसको 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा एकांत कारावास नहीं मिलेगा, है ना। 1 साल से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिली है तो ऐसे में हर महीने में 7 दिन से ज़्यादा उसको एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता। लास्ट सेक्शन जो है 75,
enhanced punishment for certain offences under chapter 12 और chapter 17। सो चैप्टर 12 जो है वो कॉइन से रिलेटेड है और एंड चैप्टर 17 जो है वो प्रॉपर्टी से, चैप्टर 12 जो है कॉइन स्टैम्प से, गवर्नमेंट कॉइन एंड स्टैम्प से रिलेटेड है, एंड चैप्टर 17 जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सो चैप्टर सेक्शन 75 बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के ऑफेंसेस के लिए, तो अगर वो फिर से लिमिटेड ड्यूरेशन में वो चीज़ रिपीट करता है तो उसको फिर से एक्स्ट्रा पनिशमेंट, उसकी पनिशमेंट जो है बढ़ा दी जाएगी। उसका प्रावधान है सेक्शन 75 में। इसको रीड करते हैं। बाय अ कोर्ट इन इंडिया ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 of this code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upward shall be guilty of any offence punishable under either of those chapter with the like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। सेक्शन 75 कहता है enhance punishment for certain offence under chapter 12 and chapter 17 after previous conviction, whoever having been convicted by a court in India of an offence punishable under chapter 12 or chapter 17 of this code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upward shall be guilty of any offence punishable under chapter 12 or chapter 17 of the code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upward shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may not exceed 10 years। सो ये वही कहते हैं कि अगर जो पनिशमेंट है, किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिली है किसी ऑफेंस के लिए, जो कि ऑफेंस उसने किया है चैप्टर 12 और 17 में जो ऑफेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग वो ऑफेंसेस उसने किए हैं, तो उसको 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है और वो फिर से वो चीज़ रिपीट करता है, तो अगली बार उसको या तो आजीवन कारावास, जीवन भर के लिए भी जेल भेजा जा सकता है, या फिर उसको 10 साल तक के अंदर की सज़ा भी उसको दी जा सकती है। तो ये था हमारा ऑफ पनिशमेंट्स चैप्टर, जिसमें हमने पनिशमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। चैप्टर 3 हमारा ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जनरल एक्सेप्शंस।